मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा था कि हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है, और उसमें मैंने आपसे बात की थी बच्चों की पदार्थ छोटे छोटे कणों को मिलकर बना होता है। उन कणों के क्या क्या गुण होते हैं और पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं और पदार्थ की अवस्थाओं के क्या क्या गुण होते हैं, ये हमने आप लोगों से चर्चा की थी। और फिर हमने कहा था कि हम पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। तो पदार्थ की अवस्थाओं को परिवर्तन करने के लिए मैंने मुख्य रूप से आपसे दो कारणों पर बात करनी चाहिए थी। ठीक है, तो आज हम करेंगे बेटो कि पदार्थ की अवस्थाओं में कैसे हम परिवर्तन करते हैं। तो दो प्रकार की बात हुई थी कि ताप परिवर्तित करके और दाब परिवर्तित करके। तो आज हम पढ़ेंगे कि ताप परिवर्तित करके हम कैसे अवस्था परिवर्तन करते हैं। तो आइए आप लोग मेरे साथ ध्यान देंगे, हम लोग शुरू करते हैं। धन्यवाद। कि कैसे हम अवस्था परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये तीन चीजें लिखी हैं बच्चों। यहाँ तक मैंने कल पिछले सेशन में आप लोगों से बात कर ली थी। मैंने कहा था बर्फ है, पानी है और जल वाष्प है। अब ये तीनों देखिए, इनकी जो भौतिक अवस्था है वो तीनों अलग अलग है। ये कैसा है? ठोस है। ये कैसा है? द्रव है। और ये कैसा है? कैसी अवस्था है ये? गैस। तो अब हम देखो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे करेंगे। तो ये हम अगर इसको बर्फ को पानी में बदलना चाह रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि ठोस को अगर हम द्रव में बदलना चाह रहे हैं, तो हम दो प्रकार से इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। पहला परिवर्तन तो हम कर सकते हैं कि तापमान में बदलाव करके। पहला परिवर्तन करेंगे हम तापमान में बदलाव करके। तापमान में बदलाव करके, तो समझे इसको क्या? तापमान में बदलाव करके। तापमान में बदलाव करके। अब देखो बच्चों, कैसे हम तापमान में बदलाव करके बदल सकते हैं। कल भी मैंने इस बात, पिछले सेशन में भी मैंने आपसे बात की थी कि देखो, अगर हम ठोस का तापमान बढ़ाएं, अगर हम इसका तापमान बढ़ाएं तो बढ़ाने पर क्या हो जाएगा? ठोस किस अवस्था में बदल जाएगा? द्रव अवस्था में बदल जाएगा। और अगर इस द्रव का हम और क्या करें, इसका और तापमान बढ़ा दें, तो ये द्रव अवस्था भी किस अवस्था में बदल जाएगी? किस अवस्था में बदल जाएगी? गैस अवस्था में बदल जाएगी। तो देखो, तापमान बढ़ाने पर बर्फ, देखो हम उदाहरण दे रहे हैं, ठोस जो हमारे पास बर्फ थी किस में बदल गई? पानी में बदल गई। फिर हमने तापमान बढ़ाया तो ये पानी जो हमारे पास कैसी अवस्था थी? द्रव अवस्था थी, किस में बदल गया? जल वाष्प में। तो कौन सी अवस्था में बदल गया? गैस अवस्था में। ठीक इसका उल्टा, अगर हम क्या करें, तापमान को घटा दें, तो जो जल वाष्प है वो किस में बदल जाएगी? पानी में बदल जाएगी। और अगर हम और कम कर दें, और कम अगर इसका तापमान घटा दें, तो पानी भी किस में बदल जाएगा? बर्फ में बदल जाएगा। तो देखो, तापमान में बदलाव करके अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो ठोस से द्रव अवस्था, द्रव से गैस अवस्था प्राप्त होती है हमको। और अगर हम तापमान को घटा देते हैं तो हमें जल वाष्प से पानी, और पानी से क्या प्राप्त होता है? बर्फ प्राप्त होती है। दूसरा कारण है हमारे पास, दूसरा जो हम रीजन है, हम दाब में बदलाव करके भी कर सकते हैं। दाब में बदलाव करके। अब देखो, दाब में बदलाव करके कैसे हम अवस्था परिवर्तन करते हैं। देखो जो हमारे पास ये ठोस है, ये द्रव है और ये गैस, ये तीन अवस्थाएं हैं हमारे पास। अगर कोई पदार्थ है, ठोस है, द्रव है और गैस अवस्था में, तीन अवस्था में है। अगर हम देखिए, अगर हम इस ठोस, यहां पर देखो, अगर हम इस ठोस का दाब घटा दें, ठोस में अगर दाब घटा दें, अभी आगे पढ़ेंगे हम ऐसा क्यों होता है, अगर घटा दें तो ठोस किस अवस्था में बदल जाएगा? द्रव अवस्था में बदल जाएगा। और अगर इस द्रव में हम और इसका दाब घटा दें, इसका दाब क्या कर दें? घटा दें, तो ये द्रव भी किस अवस्था में बदल जाएगा? गैस अवस्था में बदल जाएगा। अब देखो, इसका हल्का सा मैं आपको आइडिया दे दूं, ऐसा क्यों होगा। जब यहाँ पर दाब ज्यादा होगा तो ठोस के कण पास पास होंगे, जो पदार्थ है उसके कण पास पास होंगे, तो कैसे अवस्था में होगा? ठोस। हमने थोड़ा दाब हटाया तो इसने क्या किया? पदार्थ के कण थोड़ा दूर दूर चले गए, तो कैसी अवस्था प्राप्त हो गई? द्रव अवस्था प्राप्त हो गई। हमने और दाब कम किया तो वो और दूर दूर चले जाएंगे, तो किस अवस्था में आ जाएंगे? वो गैसीय अवस्था में। ठीक उसका उल्टा, अगर हम गैसीय अवस्था का दाब बढ़ा देते हैं, अगर हम गैसीय अवस्था कोई है और उसका दाब क्या करता है, अगर बढ़ा देते हैं, तो किस अवस्था में आ जाएगा? द्रव अवस्था में।
और अगर हम इस द्रव अवस्था का भी दाब क्या कर दें, बढ़ा दें, तो ये किस अवस्था में आ जाएगा, ये द्रव की अवस्था का दाब भी बढ़ा दें तो ये किस अवस्था में आ जाएगा, ठोस अवस्था में। तो देखो दो प्रकार से हम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, तापमान बदलाव करके और दाब में बदलाव करके। अब बच्चों अब इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, तो बच्चों अब देखो हम लिख रहे हैं तापमान परिवर्तन के प्रभाव। अब इसको समझो, तापमान परिवर्तन से क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। तापमान परिवर्तन, तापमान परिवर्तन के प्रभाव, तापमान परिवर्तन के प्रभाव। तो देखो पहली चीज हमारे पास जो पहली है, एक हम कह सकते हैं कि गलनांक बिंदु। ये परिभाषाएं आप लोग सब मेरे साथ लिखेंगे और मैं इस पे आप लोगों से फिर चर्चा भी करूंगा। तो गलनांक बिंदु, गलनांक बिंदु किसे कहते हैं। तो देखो बच्चों गलनांक बिंदु, मेरे साथ परिभाषा लिख लो, गलनांक बिंदु। तो देखो तापमान परिवर्तन का जो पहला प्रभाव है उसके देखो पहला प्रभाव क्या है, गलनांक बिंदु। अब किसको कहेंगे हम गलनांक बिंदु, तो देखो किसी ठोस का वह तापमान, किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव, जिससे वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में आ जाता है, द्रव अवस्था में आ जाता है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो देखो अब किसको कह रहे हैं हम, इसको समझो, परिवर्तित हो जाता है। तो देखो अब किसे कहेंगे हम, गलनांक बिंदु। देखो ये वह तापमान है जहां पर क्या हो जाएगा, कोई ठोस किस अवस्था में बदल जाएगा, द्रव अवस्था में बदल जाएगा। देखो बच्चों हम बात करते हैं, अगर हम बहुत ऊंचाई पे जाते हैं तो देखो आप लोगों ने देखा होगा जो बर्फ है वो बर्फ क्या होती है, कैसी अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में होती है, ठीक है ना। और जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, है ना, तो जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो ये बर्फ किस अवस्था में बदल जाएगी, पानी में बदल जाएगी। तो पानी में कौन सी अवस्था होगी, ये द्रव अवस्था में बदल जाएगा। तो इसके लिए अब कह रहे हैं कि वह किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में आ जाती है। तो देखो कौन सा तापमान, देखो अमूमन बर्फ बच्चों देखो -4 डिग्री सेल्सियस पर होती है, ठीक है, बर्फ जो है -4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। और इसको अगर हम इसका तापमान बढ़ाते रहे तो जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा तो तब जो ये बर्फ है ये किसमें बदल जाएगी, पानी में बदल जाएगी। तो इस ताप को, जो ये 0 डिग्री सेल्सियस है ताप, इस ताप को हम कैसा ताप कहेंगे, या इस कैसा बिंदु कहेंगे, गलनांक बिंदु कहेंगे, ठीक है, समझ गए आप लोग। अब इसमें एक चीज है संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हम चर्चा करते हैं आपसे। संगलन की या गलनांक की प्रसुप्त ऊष्मा क्या चीज है। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या चीज है ये, प्रसुप्त ऊष्मा। पहले बच्चों हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर मैं चाहूंगा कि मैं इसमें आपको समझाने की कोशिश करूंगा।
तो इसकी डेफिनेशन ये है कि वायुमंडलीय दाब पर, मेरे साथ लिख लो, वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को, 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर, उसके गलनांक पर करने के लिए, द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए, द्रव अवस्था में परिवर्तित करने ऊष्मा की आवश्यकता होती है के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती, प्रसुप्त ऊष्मा के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अब देखो बच्चों, मैं इसको एक छोटे से प्रयोग करके आपको समझाता हूं कि ये क्या चीज है। पहले इसको देखो, परिभाषा समझ लो। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, क्या कहलाती है? संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। अब मैं इसको तुमको समझाऊं, एक छोटा सा प्रयोग करके समझाऊं। देखो, मैंने माना कोई ये बी कर लिया, ठीक हो गया, और इसको जो है स्टैंड में, ट्राई स्टैंड में इसको रखा और हमने क्या जला दिया? बर्नर जला दिया। हमने क्या जला दिया बच्चों? बर्नर जला दिया, ठीक हो गया, बर्नर जला दिया। और यहां पर हमने बर्फ, जो हमारे पास बर्फ थी ठोस अवस्था में, वो बर्फ हमने यहां पर रख दी, ठीक हो गया। और इसको देखिए, हमने एक स्टैंड, हमने इसको एक स्टैंड से इसमें दो चीजें जोड़ दी। एक हमने इसमें लगा दिया थर्मामीटर। क्या लगा दिया बच्चों? ये क्या लगा दिया हमने? थर्मामीटर। क्या काम करता है ये थर्मामीटर? नापने के काम करता है, टेम्परेचर नापेगा। ये कह रहा था कि जो बर्फ बनी होती है ये -4, अमूमन इसका टेम्परेचर कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जैसे हमने इस बर्नर से, देखो लाइट, हमने इस बर्नर से इसको क्या दी? एनर्जी दी। तो हम एनर्जी दी, तो हम क्या देखते हैं बच्चों? हम क्या देखते हैं कि ये देखो, ये एनर्जी, ये हमारे पास ठोस था, हमने इसको एनर्जी दी, तो ये बढ़ करके -3, -2, -1 और फिर किस पर आ जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो हम जब देखते हैं कि ये 0 डिग्री सेल्सियस पर, माना ये बर्फ पिघलनी कितने पर शुरू हो गई? 0 डिग्री सेल्सियस पर हो गई। और हम देखते हैं कि जब तक ये बर्फ पूरी पिघल नहीं जाती है, ये टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। ये जो टेम्परेचर है बिल्कुल यहीं पर फिक्स रहता है। तो अब हमने इसको ये एनर्जी दी तो इसका तापमान बढ़ा, लेकिन ये थर्मामीटर में तापमान नहीं बढ़ा। क्यों? तो यही ऊष्मा, जो ऊष्मा इसको बर्फ से क्या बना रही है? द्रव बना रही है, उसको हम क्या कहते हैं? संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। ठीक है बच्चों, समझ गए ना आप कि हमने इसको हीट दी, लेकिन हम देख रहे हैं कि थर्मामीटर पर टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। तो जो ये हीट दे रहे हैं, हीट गई कहां? तो ये हीट कहां गई? देखो, ये हम कह रहे हैं ना कि द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता। देखो, तो जब तक ये पूरा जो है, पूरा किस अवस्था में नहीं बदल जाएगा? द्रव अवस्था में नहीं बदल जाएगा, तब तक यहाँ टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। तो इस ऊष्मा को, जो इस बर्फ को किस में बदल रही है? हाँ, द्रव में बदल रही है। उस ऊष्मा को हम कैसी ऊष्मा कहते हैं? संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। अब बच्चों, दूसरा जो कारण है हमारे पास, दूसरा जो है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करने का जो दूसरा कारक है, वो है क्वथनांक बिंदु। दूसरा है हमारे पास क्वथनांक बिंदु। अब देखो, क्वथनांक बिंदु, इसकी परिभाषा भी लिख लो। किसी द्रव का वह तापमान, क्वथनांक बिंदु, इसकी डेफिनेशन भी लिख लो।
किसी द्रव का वह तापमान, किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। वाष्प अवस्था में, जिससे वह अपनी वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। 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 तो देखो, अब हम बात करें क्वथनांक बिंदु की। किसको कहेंगे हम? क्वथनांक बिंदु। हम कह रहे हैं कि जो कहीं अपनी जो क्या होगी क्वथनांक बिंदु, कि जो किस अवस्था में अपनी द्रव अवस्था से, है ना, वह ताप जो क्या करता है उसको द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था, या इसको हम कैसी अवस्था कहते हैं? गैसीय अवस्था में परिवर्तित कर देता है। तो क्या कहलाता है? क्वथनांक बिंदु। जैसे हम कहते हैं बच्चों कि जो हमारे पास पानी है H2O है, तो H2O का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब जब इस पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो पानी क्या होने लग जाएगा? वाष्प में परिवर्तित होने लग जाएगा। और वैसे सामान्यतः जो पानी का टेम्परेचर होता है वो होता है 50 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 50 डिग्री सेल्सियस। तो देखो 50 डिग्री से कहां तक बढ़ाओ? 100 डिग्री सेल्सियस तक। जब 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी का तापमान हो जाएगा तो वो क्या होने लग जाएगा? वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने लग जाएगा। तो अब जो ये 100 डिग्री सेल्सियस है, इस 100 डिग्री सेल्सियस को क्या कहेंगे हम? क्वथनांक बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसको? क्वथनांक बिंदु कहेंगे। अब है बच्चों इसमें फिर वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, या वाष्पीकरण, जब वाष्पीकरण होता है, अगली हेडिंग है हमारे पास इसमें वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो देखो बच्चों हम कैसे इसको क्लियर करेंगे, इसमें आपसे चर्चा करता हूं मैं। नेक्स्ट है हमारे पास वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, ये परीक्षा की दृष्टि से ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि आप इसको याद करेंगे इन परिभाषाओं को। अब वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, अब देखो बच्चों वही हमने जो बात करी थी वहां पर संकलन की गुप्त ऊष्मा, वही हम यहाँ पर अब वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो मेरे साथ जरा इस गीत में इनको लिखेंगे सब लोग। तो देखो वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को, 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर, गैस में बदलने के लिए, गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, क्या कहलाती है? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जितने ऊष्मा की आवश्यकता होती है, क्या कहलाती है वो? जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, क्या कहलाती है वो? वो कहलाती है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो बच्चों देखो अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर, मैंने कहा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। हमने पिछली बार, हमने इससे पिछले वाले टॉपिक में जब हमने आपको गलनांक या संकलन की प्रसुप्त ऊष्मा की बात की थी,
तो हमने देखा था कि जब हम क्या कर रहे हैं, मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब पहुंच जा रहा है, और क्या हो रहा था कि जब तक पूरा ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं हो जा रहा था तो वो टेम्परेचर भी नहीं बदल रहा था। तो अब मैं आपसे चर्चा करता हूं कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं या कैसे। देखो, तो इसके लिए भी मैं आपसे कह रहा हूं कि सबसे पहले हमने माना, इसको समझ लो, एक हमने बीकर लिया, और इसको वही हमने जो कहा था, हमने इसको किससे, ट्राइपोल स्टैंड से इसको हमने क्या कर दिया, खड़ा कर यहां पर रख दिया। और इसके नीचे बच्चों देखो हम क्या करेंगे, यहां पर हम क्या 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 जलाएंगे, यहां पर एक बर्नर जलाएंगे। क्या क्या लगाएंगे, बर्नर, जिस बर्नर से हमको क्या मिलेगी, हीट मिलेगी। क्या मिलेगी, हीट मिलेगी। अब देखो इसको हम पुनः फिर वही जैसे हमने उस समय प्रोसेस की थी, इसको हम एक थर्मामीटर से जोड़ देंगे। इसको हम क्या करेंगे, थर्मामीटर से जोड़ देंगे, और इसमें हम क्या भर देंगे, द्रव भर देंगे पूरा। क्या भर देंगे, इसमें द्रव भर देंगे। ठीक है। अब हम देखो बच्चों, अब क्या होगा जब हम इसको ऊर्जा देंगे, तो ऊर्जा देने से क्या हो जाएगा, ये द्रव के जो कण हैं इनमें क्या बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। इनकी क्या बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि ताप देने से क्या हो जाता है, इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। लेकिन हम देखते हैं, मैं कह रहा था कि सामान्य टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस होता है, 50 डिग्री सेल्सियस होता है पानी का। तो जब ये 50 डिग्री सेल्सियस से बढ़ते बढ़ते और कहां तक चले जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस तक चले जाता है, तब तक तो इसमें जो है ये बढ़ता रहता है। लेकिन जब यहां पर ये 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी पहुंचता है तो इसकी ये क्या बनने लग जाती है, इसमें भाप बनने लग जाती है। क्या बनने लग जाती है, भाप बनने लग जाती है। और जब तक इस पानी की संपूर्ण भाप न बन जाए, ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है इसमें तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जबकि तापमान को क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। लेकिन वो ऊष्मा गई कहां, तो वही ऊष्मा जो इस द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए उपयोग में आ रही है, क्या कहलाती है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब क्लियर हो गया कि देखो यहां पर 100, जबकि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं लेकिन ये तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं बढ़ रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वो ऊष्मा जो इस द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक हो रही है, उस ऊष्मा को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ठीक है बच्चों, तो आज हमने देखो 2 चीजें पढ़ी। हमने पहले पढ़ा हमने कि गलनांक बिंदु से क्या समझते हैं। तो गलनांक बिंदु हो गया कि वो तापमान जहां पर कोई ठोस किसमें बदल जाता है, द्रव अवस्था में बदल जाता है। और क्वथनांक बिंदु किसको कहेंगे हम, कि जहां पर कोई द्रव किस अवस्था में बदल जाता है, गैस अवस्था में बदल जाता है। और ये 2 चीजें विशेष ध्यान रखेंगे आप कि संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा से क्या समझते हो और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से क्या समझते हो। तो मैंने आपको समझाया था कि बर्फ जब तक पूरा द्रव न बन जाए, पानी न बन जाए, तब तक जो है उसका टेम्परेचर परिवर्तित नहीं होता है। और यहां पर भी देखो, जब हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा की बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि जब तक ये भाप न बन जाए पूरी, तब तक इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। ये सिर्फ क्या करता है, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ाता है, जिससे कि वो आसानी से किस में बदल जाए, भाप में बदल जाए। तो इसको हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। धन्यवाद।